गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले जो वीडियो थे उसमें मैंने मैक्सवेल का फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बताया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम इसमें अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। इसमें मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन को हम मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। आप लोगों ने इंटर में एम्पियर्स लॉ पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज इन द लूप। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग एलिमेंट है, उस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एम्पियर्स लॉ यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, उस करंट कैरिंग एलिमेंट के अराउंड क्लोज लूप बनाना होगा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर होता है। इसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे ई आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, डॉट डी एस आता है और 1/ε0 क्यू आता है। वहाँ पे चार्ज आता है, यहाँ पे करंट आता है। अब हमें आगे क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके राइट हैंड साइड में भी हमें इंटीग्रल फॉर्म बनाना है। तो हम आई को लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। लेफ्ट हैंड साइड में लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल ऑलरेडी है ही है, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस हो जाएगा। अब हमें आगे क्या करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाइन इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल है, तो दोनों साइड में हमें सरफेस इंटीग्रल बनाना है, यानी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है। इसके लिए हम स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस में चेंज करेंगे। तो बी यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी का हम कर्ल लेंगे। बी डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल कर्ल बी डॉट डी एस। तो वही मैंने आगे लिखा हुआ है, आगे हम आपको दिखाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कर्ल सरफेस इंटीग्रल कर्ल बी डॉट डी एस, सॉरी कर्ल बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी एस। ये स्टोक्स थ्योरम यूज करके हम लिख सकते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, हमें आगे ये करना है कि ये जो इंटीग्रल दोनों साइड में लिखा हुआ है इसको हम एक साइड में लाएंगे सरफेस इंटीग्रल को, और राइट हैंड साइड में हम 0 करेंगे। तो ये मैंने लिखा है सरफेस इंटीग्रल कर्ल बी डॉट डी एस माइनस म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इक्वल टू 0। फिर मैंने डी एस को कॉमन निकाल लिया है, कर्ल बी यहाँ से मिलेगा, यहाँ से माइनस म्यू नॉट जे मिलेगा, ये ब्रैकेट के अंदर होगा, डी एस इक्वल टू 0, डी एस 0 हो नहीं सकता है, तो इसलिए कर्ल बी माइनस म्यू नॉट जे इक्वल टू 0 होगा। कर्ल बी को म्यू नॉट जे लिख सकते हैं। कर्ल का जो सिंबल होता है उसको हम डेल क्रॉस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। इसको हम एम्पियर्स लॉ बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू म्यू नॉट एच के बराबर होती है, तो यहाँ पे बी की जगह पे हम लोग म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। फ्री स्पेस के लिए है, अगर फ्री स्पेस नहीं होगा, कोई मीडियम होगा, तो बी की वैल्यू म्यू एच के बराबर होगी। और म्यू उस मीडियम की परमिबिलिटी होती है, चुंबकशीलता होती है। जो भी मीडियम हुआ, चाहे डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो चाहे कंडक्टिंग मीडियम हो, तो ये म्यू नॉट एच लिख देंगे। म्यू नॉट एच इक्वल टू म्यू नॉट जे होगा, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे। तो इक्वेशन 2 या 3 दोनों की हम एम्पियर्स लॉ बोल देते हैं। एम्पियर्स लॉ बेसिकली एम्पियर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। एम्पियर्स लॉ आपका डिफरेंशियल फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, जो एम्पियर्स लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में इसका हम डाइवर्जेंस दोनों साइड में लेंगे। अब हम डाइवर्जेंस लेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि जो एम्पियर्स लॉ है वो सिर्फ स्टेडी करंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर करंट की वैल्यू समय के साथ चेंज हो रही है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो हम जानेंगे। इसके लिए हमें डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। तो हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच आ जाएगा, इधर डेल डॉट जे आ जाएगा। और हमें मालूम है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसकी वैल्यू 0 होती है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर हो तो उसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच की वैल्यू 0 होगी।
ये ज़ीरो होने का मतलब है राइट हैंड साइड भी आपका ज़ीरो होना चाहिए, डेल डॉट जे की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो वही मैंने आगे लिखा है, लिखने की कोशिश की है। डेल डॉट डेल क्रॉस एच की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो डेल डॉट जे ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हमें मालूम है डेल डॉट जे की वैल्यू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी होता है। इसका मतलब है एम्पियर्स लॉ से हमें डेल डॉट जे की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है, लेकिन डेल डॉट जे की वैल्यू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी होता है। इसका मतलब डेल डॉट जे इक्वल टू जीरो, डेल डॉट जे इक्वल माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, ये एक साथ एम्पियर्स लॉ में सेटिस्फाई होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? उसका रीज़न ये है कि एम्पियर्स लॉ, जिसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में बोल रहे हैं, ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए इसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तब हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि मैक्सवेल ने किया। मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के लिए आपको मालूम ही है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से डेल डॉट जे की वैल्यू ये होती है, और एम्पियर्स लॉ से डेल डॉट जे की वैल्यू ज़ीरो मिली। इसका मतलब है इक्वेशन 3 इज वैलिड ओनली फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन, जो मैंने बताया है, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। फॉर द वेरिंग फील्ड, वेरिंग फील्ड का मतलब वेरिंग टाइम, वेरिंग फील्ड का मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इक्वेशन 3 व्हिच इज नोन एज एम्पियर्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। इक्वेशन 3 या 2 एम्पियर्स लॉ वो एप्लीकेबल नहीं है, हेंस दिस शुड बी मॉडिफाइड। इसलिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था टू मेक द एम्पियर्स लॉ वैलिड फॉर द टाइम वेरिंग करंट। तो हमें मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई इस प्रकार करना है कि एम्पियर्स लॉ टाइम वेरिंग करंट के लिए, अगर करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसके लिए भी एप्लीकेबल हो। तो उसके लिए मैक्सवेल ने क्या एज्यूम किया, उन्होंने क्या माना, एक जस्ट एज जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें मालूम है फैराडे लॉ के माध्यम से कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब टाइम के साथ चेंज होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है, तो उससे हमें ईएमएफ मिलता है, ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ये फैराडे लॉ है, इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू होना चाहिए। तो मैक्सवेल ने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है, मिलनी चाहिए। देयरफॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू करंट। अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, और हमें मालूम है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है तो करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका मतलब है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम करंट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इज इक्विवेलेंट टू करंट कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट का नाम क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट तभी प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होना बंद हो जाएगी, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर की जो इक्वेशन थी, जो एम्पियर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 है, उसमें राइट हैंड साइड में एक टर्म ऐड किया जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी बोल देते हैं। तो हमें इक्वेशन नंबर 3 में करंट डेंसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जेडी जोड़ना पड़ेगा, जे प्लस। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 को मॉडिफाई करके लिखेंगे डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जेडी। जे करंट डेंसिटी होती है, जेडी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी तभी आएगी, यूज में आएगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगी। व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड does not change with the time, not changing with time, JD term become zero only, conduction current will exist। अगर JD की वैल्यू जीरो हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो हमें केवल सिंपल करंट डेंसिटी मिलेगी, जो कि चार्ज के मोशन के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण होती है। तो ये इक्वेशन 4 को हमने मॉडिफाई कर दिया है, मॉडिफाइड फॉर्म में है। अब हमें करना क्या है, JD की वैल्यू निकालनी है। JD की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर डाइवर्जेंस लेंगे, और डाइवर्जेंस लेने के साथ साथ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को यूज करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन नंबर 3 में आ नहीं रही थी। अगर इक्वेशन नंबर 3 में आ रही होती तो फिर हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम क्या करेंगे,
इक्वेशन नंबर 4 का दोनों साइड में डाइवर्जेंस लेंगे, तो इधर भी डाइवर्जेंस लेंगे तो डेल डेल क्रॉस एच लिख देंगे जैसे ये लिखा है, इधर भी डाइवर्जेंस लेंगे तो डेल डॉट जे प्लस जे डी लिख दिया। फिर ऑलरेडी मालूम है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड की वैल्यू में डेल डॉट जे लिखेंगे, फिर डेल डॉट जे डी 0 के बराबर होगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करनी है, बट डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल डॉ अपॉन डेल टी होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे माइनस डेल डॉ अपॉन डेल टी लिख देंगे, प्लस डेल डॉट जे डी इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेल डॉट जे डी को डेल डॉ अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब मैक्सवेल के पहले इक्वेशन से हमें मालूम है डेल डॉट डी इक्वल टू रो के बराबर, रो आपकी चार्ज डेंसिटी है, डी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। इक्वेशन नंबर 5 में हम रो के स्थान पे डेल डॉट डी लिख सकते हैं, तो ये तो एज इट इज डेल डॉट जे डी रहेगा, और राइट हैंड साइड में डेल बाई डेल टी, और रो के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, डेल डॉट डी। अगर रो के स्थान पे डेल डॉट डी लिख दिया, फिर आगे डेल डॉट जे डी, ये डेल बाहर आ जाएगा, डेल इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड ओनली, टी का फंक्शन तो है नहीं, तो बाहर ले लिया, डेल डॉट डेल डी अपॉन डेल टी लिख लिया। अब अगर हम कंपेयर कर दें तो जे डी की वैल्यू हो जाएगी डेल डी बाई डेल टी। अगर कंपेयर कर दें तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू डेल डी बाई डेल टी आएगी। अब डेल डी बाई डेल टी की वैल्यू उठा करके क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डेल क्रॉस एच की वैल्यू आ जाएगी जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। जे आपकी करंट डेंसिटी होती है, ये होती है चार्ज के मोशन के कारण, चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण होती है। दिस टर्म इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी तभी एग्जिस्ट होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी। आप यहां से देख सकते हो डी आया, डी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट ई यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी डेल अपॉन डेल टी इसको लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी लिख सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो हमें जो करंट मिलेगा, इस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, और उस करंट डेंसिटी को डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोलते हैं। ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में अक्सर आता है, तो आप इसको प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।